क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य बोल सकता है, चल सकता है, संदेश पहुंचा सकता है, तो फिर कालिदास ने मनुष्य को दूत क्यों नहीं बनाया? क्यों उन्होंने एक निष्प्राण मेघ को विरह का वाहक बना दिया? यह प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि मेघदूतम सिर्फ एक प्रेम काव्य नहीं, यह विरह वेदना की गाथा है। ऐसी गाथा जिसमें शब्द कम है पर पीड़ा अथाह। आज हम कथा नहीं सुनेंगे, आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कालिदास ने मनुष्य को नहीं, मेघ को दूत क्यों बनाया। संस्कृत साहित्य में बहुत से काव्य मिलते हैं जहाँ नायक नायिका हैं, दूत हैं, संदेश हैं, पर मेघदूतम इन सब से अलग है। यह नायक कोई वीर राजा नहीं, नायिका कोई राजकुमारी नहीं और दूत कोई मनुष्य नहीं। यह नायक है एक यक्ष, एक साधारण यक्ष जो अपने अपराध के कारण प्रिय से दूर कर दिया गया है। उसका अपराध क्या था यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है उसका विरह, क्योंकि कालिदास अपराध नहीं विरह की पराकाष्ठा दिखाना चाहते हैं। यक्ष का मौन वेदना, यक्ष बोलता नहीं, वह रोता भी नहीं, वह शिकायत भी नहीं करता, वह केवल एक स्थान पर बैठा है, रामगिरी पर्वत पर। उसका मन प्रिय की स्मृति में लगातार डूबा हुआ है। संस्कृत साहित्य में विरह को चिल्लाकर नहीं दिखाया जाता, विरह मौन रहता है, गंभीर होता है और धीरे धीरे हृदय को भेदता है। कालिदास यही विरह रचते हैं और यही प्रवेश होता है मेघ का। अब ध्यान दीजिए, यक्ष के पास विकल्प थे। वह किसी पथिक को रोक सकता था, किसी मुनि से निवेदन कर सकता था, किसी देवदूत की कल्पना कर सकता था, पर कालिदास इनमें से कुछ भी नहीं करते। वे यक्ष को मेघ से बात करते दिखाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन साहित्यिक निर्णय है। मेघ क्यों? मेघ बोलता नहीं, मेघ सुनता भी नहीं, मेघ उत्तर भी नहीं देता, और यही इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। विरह में मनुष्य को उत्तर नहीं चाहिए, उसे चाहिए कोई ऐसा जो उसकी पीड़ा को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर ले। मनुष्य प्रश्न पूछेगा, सलाह लेगा, समझाएगा, पर मेघ केवल चलता है। यक्ष को सलाह नहीं चाहिए, उसे समाधान चाहिए, उसे केवल अपनी वेदना कहीं रखनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेघ और विरह का स्वभाव एक जैसे हैं। दोनों भारी होते हैं, मौन होते हैं, भीतर बहुत कुछ समेटे होते हैं। मेघ जल को रोकता है, विरह आंसू को। मेघ धीरे धीरे भरता है और विरह भी, और जब मेघ बरसता है तो धरती शांत हो जाती है। विरह में भी मनुष्य रोकर शांत होता है। यक्ष मेघ से इसलिए नहीं बोलता कि मेघ संदेश पहुंचा देगा, यक्ष मेघ से इसलिए बोलता है क्योंकि मेघ उसी जैसा है, भारी, मौन और आकाश में अकेला। यहाँ कालिदास मनुष्य को हटाकर प्रकृति को लाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य विरह में अपूर्ण है। मनुष्य अपने स्वार्थ से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु प्रकृति निष्कपट है। मेघ न कुछ मांगता है, न कुछ बदलता है, वह बस अपनी गति से आगे बढ़ता है, और यक्ष भी यही चाहता है। यहाँ से काव्य दर्शन प्रारंभ होता है। मेघदूतम यहाँ से प्रेम कथा नहीं रहता, यह जीवन का दर्शन बन जाता है। कालिदास यह संकेत देते हैं कि जब मनुष्य की पीड़ा अत्यंत गहरी हो जाए तो मनुष्य नहीं, प्रकृति ही उसका सहचर बनती है। लेकिन प्रश्न अभी अधूरा है। मेघ को दूत बनाना केवल भावनात्मक निर्णय नहीं था, इसके पीछे कालिदास की काव्य दृष्टि, संस्कृत परंपरा और विरह रस की पराकाष्ठा छिपी है। जब यक्ष ने मेघ से कहा कि तुम उज्जैनी की ओर जाना, तो वह केवल एक दिशा नहीं बता रहा था, वह अपने स्मृतियों का मार्ग बता रहा था, अपने हृदय की यात्रा समझा रहा था, क्योंकि मेघ की यात्रा धरती पर नहीं, यक्ष के भीतर से होकर गुजरती है। यक्ष पहली बार अपने मौन को तोड़ता है, पर किसी मनुष्य से नहीं, मेघ से। हे मेघ, मैं यक्ष हूँ, विरह से दग्ध, स्मृति से बोझिल। तुम यदि मेरी वाणी ले जा सको तो उसे शब्द मत समझना, वह मेरा प्राण है। यह संवाद नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। कालिदास यहाँ दिखाते हैं कि यक्ष मेघ से आदेश नहीं देता, निवेदन भी नहीं करता, वह केवल अपने अस्तित्व को उसके भरोसे छोड़ देता है। कालिदास मेघ की यात्रा का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करते हैं। पर्वत, नदियां, वन, नगर सब आते हैं, पर यह यात्रा विवरण नहीं है, यह यक्ष के मन की परतें हैं। मेघ पर्वतों के ऊपर से गुजरता है, पर्वत अचल है, गंभीर है, जैसे यक्ष का दुख। वह हिलता नहीं, पर भीतर से पूरा बोझिल है। कालिदास यहाँ संकेत करते हैं कि विरह आकस्मिक नहीं होता, वह धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। मेघ नदियों को देखता है, वे लगातार बहती रहती हैं, जैसे यक्ष की स्मृतियां। स्मृति कभी रुकती नहीं, वह एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक मन को खींचती रहती है। प्रिय की हंसी, उसका स्वर, उसकी दृष्टि, सब नदी की धाराओं की तरह यक्ष के भीतर बहते रहते हैं। यहीं से कालिदास एक अद्भुत प्रयोग करते हैं। यक्ष को मार्ग बताते बताते अपने भीतर उतरता चला जाता है। वे कहते हैं, हे मेघ, जब तुम नगरों के ऊपर से जाओ तो वहां के जनों को मत देखना। मेरी दृष्टि केवल उस एक गृह पर ठहरती है जहां मेरी प्रिया मेरी प्रतीक्षा में क्षीण हो रही है।
यहाँ मेघ केवल दूत नहीं, वह यक्ष की आंखें बन जाता है। जब यक्ष उज्जैनी का वर्णन करता है तो वह किसी नगर का चित्र नहीं खींचता, वह अपनी आशा को आकार देता है। उज्जैनी उसके लिए भूगोल नहीं, भावना है। वहां उसकी प्रिया है और जहां प्रिया है वहीं उसका संसार है। कालिदास यहाँ स्पष्ट करते हैं, प्रेम में स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्ति होता है। ध्यान दीजिए, यक्ष अपनी प्रिया को रोती हुई नहीं दिखाता, वह कहता है वह व्रत में है, संयम में है, प्रतीक्षा में है। यह साधारण वर्णन नहीं है, यह संस्कृत साहित्य की मर्यादा है। विरह यहाँ आज चिल्लाहट नहीं, शांत तपस्या है। पूरे काव्य में मेघ एक बार भी कुछ नहीं कहता, पर कालिदास उसे मौन नहीं बनाते, उसका मौन अर्थपूर्ण है। हे यक्ष, मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि तेरी पीड़ा उत्तर से हल्की हो जाएगी। मैं केवल तेरी वाणी को यथावत ले जाऊंगा। मेघ का मौन रहना यक्ष की पीड़ा का सम्मान है। यक्ष यह जानता है कि संदेश जाएगा, पर क्या उसकी पीड़ा कम होती है? नहीं, क्योंकि विरह उम्मीद से कम नहीं होता, वह और गहरा हो जाता है। कालिदास यह दिखाते हैं कि प्रेम में आशा भी एक प्रकार का दुख होती है। अब हम मूल प्रश्न के और निकट आते हैं। यदि मनुष्य दूत होता तो वह संदेश को बदल देता, भावना को हल्का कर देता या समय पर न पहुंचता। पर मेघ न बदलता है, न टलता है, न थकता है। वह प्रकृति है और प्रकृति विरह को जैसा है वैसा ही स्वीकार करती है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। अभी एक प्रश्न शेष है, जब संदेश पहुंच गया तो क्या यह विरह समाप्त हो गया या विरह और अधिक पवित्र हो गया? अगले भाग में हम देखेंगे कि मेघदूतम क्यों विरह में भी आशा नहीं छोड़ता और कैसे कालिदास दुख को भी सौंदर्य में बदल देते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।